तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मेंग चुआन वो शांगलिu की प्रिजन से निकलकर दूर जा चुका होता है। वहां पर उसकी मुलाकात दोबारा से जाओ अर्गु से होती है, मगर इस मर्तबा वो उसे मुंह नहीं लगाता और सीधा एक पोर्टल को डिस्ट्रॉय करने के लिए ऊपर की तरफ चला जाता है, जहां पर स्पेस टाइम रिफ्ट बनी हुई थी। वो सीधा जाकर उस पर अटैक करता है, मगर उसकी शॉक वेव्स वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि मेंग चुआन के लिए उन शॉक वेव्स को बर्दाश्त करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। यहाँ तक कि उसकी बॉडी में मौजूद डीमन सीड वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया था। मगर लास्ट चांस पर आकर मेंग चुआन अपनी हिम्मत जुटाता है और अपनी पूरी ताकत के साथ एक इतना जोरदार अटैक करता है कि वो उस स्पेस टाइम रिफ्ट को डिस्ट्रॉय कर ही देता है। मगर जाते जाते वहां पर एक अजूरा वॉरियर आ जाता है जो कि मेंग चुआन को अपने इल्यूजन के अंदर ले जाता है, जहां पर वो सीधा उसे अबेस हेल में ले जाता है। और मेंग चुआन उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और ये कौन सी जगह है। मगर वो अजूरा उससे कहता है कि तुम एक डीमन हो और मैं तुम्हें अपनी इस कार्मिक फायर में जलाकर पूरी तरह से राख कर दूंगा। ये सुनकर मेंग चुआन कहता है ये आयरन मैन कौन है। मगर इतने में वो अजूरा वॉरियर अपनी ब्लेड के साथ आकर उससे जोर से टकरा जाता है, जिसे मेंग चुआन अपनी सोड के साथ रोकता है और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है। तो मेंग चुआन कहता है ये बंदा आखिर है कौन, मैंने इसे तो उकसाया भी नहीं, तो फिर ये मेरे ऊपर भड़क क्यों रहा है, ये बार बार अटैक करता जा रहा है। इसकी सोड काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है, यहाँ तक कि इसका पावर लेवल मेरे पावर लेवल से भी ज्यादा लग रहा है। वो ज़ुआंगशेन से कहता है मुझे बताओ कि आखिर इसकी ओरिजिन क्या है। तो ज़ुआंगशेन उसे बताता है कि ये जगह असल में हेल है और तुम्हारे सामने जो ये आयरन मैन है ये असल में एक अजूरा है। ये सुनकर मेंग चुआन को भी एक झटका सा लगता है कि अचानक से ये कहानी कैसे बदल गई। मगर ज़ुआंगशेन उसे बताता है कि पाथ ऑफ अजूरा वो बहुत पहले ही कहीं लॉस्ट हो चुका था और कहा जाता है कि हर वो शख्स जिसके ऊपर बहुत ही ज्यादा सिंस का बर्डन हो उसे 18 लेवल ऑफ हेल्थ में पूरी तरह से जलाया जाता है। जब वो उन 18 लेवल्स में जलकर अपनी सजा मुकम्मल करके आता है तो वो पूरी तरह से एक अजूरा बन चुका होता है, यानी कि उसमें इंसान जैसा कुछ भी बाकी नहीं रहा। यूं समझ लो ये एक हेल पपेट है जिसने अपने सारे के सारे गुनाहों को जला दिया है। तो मेंग चुआन कहता है अच्छा तो ये हेल का पपेट है। इतना कहते हुए वो उसके अटैक को काउंटर भी कर रहा होता है ताकि वो उससे दूरी बना सके। मगर यहाँ पर ज़ुआंगशेन उसे बता रहा होता है कि सांगयुआन इनहेरिटेंस के टाइम पर तुमने उस एंसेस्टर से ये बात जरूर सुनी होगी कि जब बुरे लोग मर जाते हैं तो वो वाकई में हेल में जाते हैं। ये सुनने के बाद यहाँ पर मेंग चुआन वो अपने उस डिवाइन डीमन फॉर्म को अब ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पा रहा था, जिस पर वो कहता है कि वो डीमन कॉर्प बॉडीज मेरे ऊपर टेक ओवर करने की कोशिश कर रही हैं। इतने में अचानक वो फौरन से अपनी बॉडी से कंट्रोल खो देता है और फौरन अपने सीक्रेट स्पेस के अंदर जाते ही उस दूसरे स्पेस के अंदर चला जाता है जहां पर डीमन कॉर्प बॉडीज मौजूद थी। और मेंग चुआन को पता चल जाता है कि असल में ये अजूरा उसकी बॉडी के अंदर मौजूद जो डिमोनिक पावर से उन्हें खत्म करने के लिए आया है। जबकि यहाँ पर मेंग चुआन एक डीमन कॉर्प किंग में कन्वर्ट हो चुका होता है और वो डीमन कॉर्प किंग एक जोरदार पंजे से उस अजूरा वॉरियर पर अटैक करते हुए उसे पीछे धकेल देता है और कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे ढूंढ रहे हो। उसे इस तरह ट्रांसफॉर्म होता हुआ देखकर वो अजूरा वॉरियर भी कहता है कि अच्छा तो तुम उस लड़के की बॉडी के अंदर छुपे हुए हो। इतना कहते ही वो उस पर अटैक करना शुरू कर देता है और कहता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो मैं तुम्हें इस दुनिया में एग्जिस्ट करने नहीं दूंगा। मगर डीमन किंग कहता है कि तुम बकवास करना बंद करो, मुझे तुम्हारी इन धमकियों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, ना ही तुम्हारी फायर से डर लगता है। वो दोनों ही बिल्कुल बराबर लेवल पर फाइट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से दोनों के बीच में विनर कौन होगा ये डिसाइड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि ये फाइट सिर्फ अभी अभी शुरू हुई थी और अभी तक किसी ने भी अपनी फुल पावर को यूज नहीं किया था। मगर हमें दिखाया जाता है कि डीमन किंग के जितने भी अटैक होते हैं वो उस अजूरा वॉरियर पर कोई खास असर नहीं कर रहे थे। और यहाँ पे हम मेंग चुआन को देखते हैं जो कि डीमन स्पेस के अंदर लॉक हो चुका होता है, उसे जंजीरों के साथ बांधा हुआ था। वो ऊपर देखते हुए उस डीमन किंग से कहता है कि फौरन से वापस आओ। मगर वो डीमन किंग कहता है मैंने खुद यहाँ पर ये जगह नहीं ली है, बल्कि तुमने खुद मुझे ये जगह दी है। तुमने जानबूझकर डीमन गॉड बॉडी को अवेकन किया था। अगर तुम हमें समन ना करते तो तुम्हारी डिवाइन डीमन गॉड पावर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती। जरा तुम खुद को देखो तो सही, इस फाइट में तुम इतनी जल्दी हार गए हो कि तुम्हें हमारी बॉडी की जरूरत पड़ रही है। पर मेंग चुआन कहता है मुझे कुछ नहीं जानना, बस वापस आ जाओ। जिस पर वो डीमन किंग कहता है तुम इतना दिखावा क्यों कर रहे हो? अगर वाकई में तुम चाहते हो कि हम लोग तुम्हारी बॉडी पर कंट्रोल ना लें तो फिर
अपनी डिवाइन गॉड फॉर्म तो फिर अपने डिवाइन गॉड फॉर्म को एक्टिव ना करो। इतना कहते हुए वो मेंग च्वान को बातें तो सुना रहा होता है, मगर दूसरी तरफ वो अज़ूरा किंग अब उस पर भारी पड़ने लगा था। और यहाँ पर वो डीमन किंग मेंग च्वान से कह रहा होता है कि तुम बस दिखावा कर रहे हो कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। पर मेंग च्वान उससे कहता है चाहे तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, तुम अज़ूरा किंग को नहीं हरा सकते। मगर वहां पे मौजूद दूसरा कॉर्प किंग कहता है कोई बात नहीं, मैं उसे टक्कर देने जा रहा हूँ। ये कहने के बाद वो फौरन से अपनी सोर्ड निकालता है और मेंग च्वान की बॉडी पर कंट्रोल करते हुए उस अज़ूरा किंग पर टूट पड़ता है, जिस पर वो अज़ूरा किंग भी हैरान हो जाता है कि ये तो सेकंड कॉर्प बॉडी है। मगर मेंग च्वान का वो सेकंड फॉर्म इतना पावरफुल होता है कि वो उस अज़ूरा वॉरियर को पीछे धकेल देता है, जिसके बाद उस अज़ूरा वॉरियर को पता चल जाता है कि ये सेकंड डीमन बहुत ही ज्यादा डीप थॉट्स के साथ पावरफुल एनर्जी यूज कर पा रहा है और इसकी बॉडी के अंदर ऑरा ऑफ डेथ भी मौजूद है। अब यहाँ पर मेंग च्वान का पलड़ा थोड़ा सा भारी पड़ने लगा था, क्योंकि अब बात सोर्ड के साथ हो रही थी और मेंग च्वान सोर्ड स्ट्राइक के साथ उस पर अब काफी भारी पड़ने लगा था, जिस पर वो अज़ूरा कहता है अगर मैं बहुत पहले न मर गया होता और अगर मैं हेल में मौजूद न होता तो शायद ये बंदा अपनी एक स्ट्राइक के साथ मुझे खत्म कर देता। और यहाँ पर मेंग च्वान उन कॉर्प डीमन से कह रहा होता है कि आखिर मैंने कब डीमन डिवाइन पावर को इरप्ट कर दिया, मैंने उसकी फुल पावर को तो यूज भी नहीं किया। आखिर तुम लोगों ने बगैर परमिशन की मेरी बॉडी पर कैसे चार्ज ले लिया है? तुम लोग बार बार ये कोशिश करते हो कि मैं तुम लोगों को एक्सेप्ट कर लूंगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ मॉन्स्टर्स हो। तुम लोगों को बस एक ही काम आता है और वो सिर्फ दूसरों की पावर्स को एब्जॉर्ब करना है। ये बातें सुनने के बाद मेंग च्वान के सामने खड़ा हुआ रेड हेयर वाला कॉर्प किंग कहता है कि अच्छा तुम काफी चालाक हो, मैं समझ गया हूँ कि तुम कब सही को गलत और गलत को सही कहते हो। हम ही कॉर्प किंग्स थे जो कि बार बार सिचुएशन खराब होने पर तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारी बॉडी पर टेक ओवर कर रहे थे और तुम्हें हर मुश्किल सिचुएशन से निकाल रहे। और जब भी तुम हमें वापस आने के लिए कहते थे तो हम वापस भी आ जाते थे। और अगर तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी होती कि तुम इस अज़ूरा वॉरियर को खुद डील कर पाते तो हमें कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये सुनकर मेंग च्वान थोड़ा सा परेशान हो जाता है और फिर उसे याद आता है कि लास्ट टाइम जब वो एक सील के अंदर बंद होने वाला था तो उसी टाइम पे रेड हेयर वाले डीमन कॉर्प किंग ने उसकी मदद की थी और उसे उस सील से बाहर निकाला था। यहाँ तक कि वो पानी के अंदर जब बिल्कुल डीप में चला गया था तो वहां पर उसके वो ब्लू स्कार्फ वाले डीमन कॉर्प किंग ने उसकी मदद की थी और उस सी मॉन्स्टर को मारकर उसे पानी से बाहर भी निकाला था। ये बातें सोचकर मेंग च्वान थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि क्या ये वाकई में डीमन गॉड पावर के यूजेज की वजह से खुद को पावरफुल बना रहे हैं। इतने में अचानक वहां पे मौजूद थर्ड कॉर्प किंग वहां पे आ जाता है और कहता है कि मेंग च्वान तुम शायद हमें गलत समझ रहे हो। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो अज़ूरा वॉरियर और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो अज़ूरा किंग अब उन कॉर्प बॉडीज के साथ फाइट करते करते काफी तंग हो चुका होता है। और यहाँ पर वो कॉर्प किंग मेंग च्वान को समझा रहे होते हैं कि हमारा तुम्हारी उस डिवाइन गॉड बॉडी के साथ कोई लेना देना नहीं है। जब भी तुम डिवाइन डीमन फॉर्म को यूज करते हो तो वो अपने आप ही अनकंट्रोल हो जाती है, क्योंकि शायद तुम्हारी बॉडी उसके लिए अभी भी सूटेबल नहीं है, इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा पावर्स को एब्जॉर्ब कर रही है। यहाँ पर वो अज़ूरा किंग जैसे ही अपनी स्वॉर्ड मेंग च्वान पर मारता है तो वो रेड हेयर वाला कॉर्प किंग अपनी फिंगर के साथ ही उसे रोक लेता है और बहुत ही आसानी से पीछे पुश कर देता है। उस कॉर्प किंग की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो अज़ूरा किंग को भी हरा सकता है। जबकि यहाँ पर वो लोग अभी मेंग च्वान को समझा रहे होते हैं कि शायद तुमने एक चीज नोटिस नहीं की। वो मेंग च्वान को समझाते हैं कि शायद तुम्हारे अंदर अभी भी पावर्स को डिवोर करने की थॉट्स मौजूद हैं, यानी कि तुम खुद कभी कभी पावर्स को एब्जॉर्ब करने का सोचते हो। और यहाँ पे अज़ूरा किंग वो उन लोगों के फॉर्म्स को चेंज होता देखकर अब और भी ज्यादा भड़कता जा रहा होता है और यहाँ पर वो कॉर्प किंग मेंग च्वान को समझा रहे होते हैं कि हम लोग असल में तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, तुम्हारी उन थॉट्स को हम लोग ही हैं जो कि बर्दाश्त करते हैं। ये सुनकर मेंग च्वान को भी काफी जोर का झटका लगता है कि क्या तुम लोग मेरी बॉडी के अंदर मौजूद एक्स्ट्रा पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके मेरी हेल्प कर रहे हो। जिस पर वो व्हाइट हेयर वाला कॉर्प किंग कहता है कि हाँ यही वजह है कि हम लोग तुम्हारी बॉडी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। हम तुम्हारी हेल्प इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम गेशुआन की तरह पूरे के पूरे डीमन ना बन जाओ, ताकि तुम्हारी पावर्स कभी भी तुम्हारे ऊपर कंट्रोल ना कर लें। अगर तुम्हारे डिवाइन गॉड फॉर्म ने तुम्हारी पावर्स को पूरी तरह से
उसे अपने कंट्रोल में ले लिया और तुम्हें उस कॉन्शियसनेस से निकाल दिया, तो फिर तुम पूरी तरह से अपने डिजायर्स के कंट्रोल में आ जाओगे और तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से एक मॉन्स्टर बॉडी बन जाएगी। इतना कहने के साथ वो बंदा फौरन से उस अज़ूरा किंग की स्वॉर्ड को रोकने के लिए मेंग च्वान की बॉडी का रूप ले लेता है और अपनी एनर्जी से उसे पीछे पुश करने के लिए उसे जोर से धक्का देता है। और यहाँ पर मेंग च्वान के सीक्रेट स्पेस के अंदर अचानक से कुछ क्रीचर्स आ गए थे, जिस पर ज़ुआंगशेन कहता है कि मेंग च्वान, तुम्हारे 9 वर्म इंसेक्ट्स वो तुम्हारे सीक्रेट स्पेस के अंदर आ रहे हैं, मुझे बताओ कि आखिर वहां पे चल क्या रहा है। वो 9 वर्म्स भी असल में उस फाइट में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ मेंग च्वान वो उस अज़ूरा किंग पर एक बहुत ही खतरनाक स्लैश अटैक कर देता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और ज़ुआंगशेन उन 9 वर्म्स को कंट्रोल करने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करते ही उन्हें एक जगह सील कर देता है, क्योंकि वो सीक्रेट स्पेस पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है। और मेंग च्वान को वो कॉर्प किंग समझा रहे होते हैं कि हम लोग बस तुम्हारी ऑब्सेशन से तुम जब भी चाहो हमसे अपनी जान छुड़ा सकते हो, मगर उससे पहले तुम्हें सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम हमसे दूर जा सकते हो। जब तुम हमें एक्सेप्ट कर लोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि हम किस किस्म की ऑब्सेशन से हैं। उसके बाद अगर तुम बस सिर्फ एक कमांड दोगे कि चले जाओ तो हम लोग चले जाएंगे। ये बात मेंग च्वान को काफी कंफ्यूज कर देती है कि पहले इन्हें एक्सेप्ट करूं फिर इन्हें निकाल दूं, आखिर ये क्या मामला है। तो वो कॉर्प किंग मेंग च्वान को समझाता है कि तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, सबसे पहले तुम्हें हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब हम तुम्हारी बॉडी से निकल जाएंगे उसके बाद ही तुम डिवाइन गॉड फॉर्म को आराम से कंट्रोल कर पाओगे और तुम्हारी बॉडी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। यहाँ पर मेंग च्वान को अब एक बात समझ में आ जाती है कि ये तीनों कॉर्प किंग असल में सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए ही पैदा हुए हैं। उनकी बॉडी को देखने के बाद वो अज़ूरा किंग भी उनसे कहता है कि तुम तीनों कॉर्प किंग असल में उस बॉडी के अंदर पैदा हुए हो, मगर उसके बावजूद भी तुम लोगों ने उस लड़के के ट्रू हार्ट को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है। आखिर तुम लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या तुम लोग भी मेंग च्वान के डिजायर्स की वजह से उसके कंट्रोल में आ गए हो, या फिर उन डिजायर्स ने तुम्हें अपने कंट्रोल में ले लिया है? तुम बहुत ही अजीब तरह के डीमंस हो। ये कहने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड को बहुत ही जोर से जमीन पे मारता है और कहता है कि चलो तुम लोगों का फैसला अब मैं हेल पर छोड़ता हूँ, हेल तुम्हारा फैसला खुद करेगी। ये कहने के बाद वो वहां पर फौरन से रेड हेल लोटस को समन कर लेता है, जिसके अंदर हेल फायर मौजूद होती है। वो अज़ूरा किंग पूरी तरह से उस कार्मिक फायर में अपने आप को जला चुका होता है, तो इसलिए वो फायर अब उसे कोई भी खास असर नहीं कर रही थी, इसलिए वो अब उस फायर के जरिए उन डीमंस को जलाने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो कार्मिक फायर उनकी तरफ जाती है तो हम देखते हैं मेंग च्वान की बॉडी के अंदर उसके सीक्रेट स्पेस तक को आग लग जाती है और उन 9 वर्म्स को भी जलाकर राख कर देती है। ये देखकर ज़ुआंगशेन वो भी काफी हैरान होता है कि ये कार्मिक फायर तो उसके सीक्रेट स्पेस को भी जलाने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब फिर ये हुआ कि ये कार्मिक फायर इस सीक्रेट स्पेस को आराम से क्लीन करने का भी काम कर सकती है। आइंदा अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो इस कार्मिक फायर के जरिए मैं अपने प्रिमोडियल स्पिरिट को बिल्कुल सेफ रख सकता हूँ। जबकि दूसरी तरफ मेंग च्वान वो अपने आप ही आजाद हो जाता है और दूसरी तरफ उन कॉर्प किंग की बॉडीज जलना शुरू हो जाती है, जिस पर वो मेंग च्वान से कहते हैं बदकिस्मती से हमें बस थोड़ा सा ही टाइम मिला, अगर थोड़ा और टाइम मिल जाता तो हम ये मैटर भी रिजॉल्व कर लेते। और मेंग च्वान को वो लोग जाते जाते एक बात कहते हैं कि हम लोग तुम्हारी बॉडी में दोबारा से जिंदा हो सकते हैं जब तुम दोबारा से अपना कंट्रोल खो बैठोगे। पर मेंग च्वान ये देखकर हैरान होता है कि कार्मिक फायर वो असल में न सिर्फ उन 9 इंसेक्ट्स को जला सकती है बल्कि उन कॉर्प बॉडीज को भी जला सकती है। जिसके बाद वो दोबारा से अपनी बॉडी पर अपना कंट्रोल लेता है और खड़ा होकर उस डीमन उस अज़ूरा किंग की तरफ देखता है और कहता है मैंने तो तकरीबन उन लोगों को एक्सेप्ट कर ही लिया था। पर यहाँ पर वो ऊपर की तरफ देखता है तो अज़ूरा किंग उससे कहता है अब तुम्हें हमेशा के लिए इस हेल में ही रहना होगा। ये कहने के बाद वो फौरन से एक गेट के जरिए वहां से जाने लगता है तो मेंग च्वान उसे रुकने के लिए कहता है, मगर अज़ूरा किंग वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ मेंग च्वान वो ये सोचता है कि आखिर वो इसे हेल
हेल में क्यों बंद कर रहा है। और ज़ुआंगशेन भी वहां पे अपीयर होता है और वो उसे बताता है कि इसकी कार्मिक फायर ने तुम्हें काफी ज्यादा बेनिफिट दिया है। ना सिर्फ तुम्हारी बॉडी के अंदर से 9 वर्म्स खत्म हो गए बल्कि वो 3 कॉर्प बॉडीज भी खत्म हो गई हैं। मगर अच्छी बात यह है कि मगर मैं तुम्हें एक और बात भी बता दूं कि वो तीनों कॉर्प किंग्स और वो 9 वर्म्स दोबारा से पैदा हो सकते हैं, क्योंकि वो तुम्हारी हार्ट डिजायर्स पर डिपेंड करते हैं। जब तक तुम खुद से उन्हें अपनी बॉडी से निकाल कर बाहर नहीं फेंक देते तब तक वो तुम्हारी बॉडी में एंडलेसली जनरेट होते रहेंगे और कभी खत्म नहीं होंगे। ये सुनकर मेंगचुआन कहता है अगर वो तीनों मर चुके हैं और उनके रिवाइव होने से पहले मैं अपनी उस डिवाइन गॉड बॉडी को फ्रीली यूज तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो ज़ुआंगशेन कहता है कि हाँ, क्योंकि अब 3 कॉर्प किंग्स मर चुके हैं और 9 इंसेक्ट वर्म भी खत्म हो गया है तो तुम अब उसे यूज कर सकते हो। जिस पर मेंगचुआन कहता है अगर ऐसा है तो फिर हमें जल्दी करना होगा, हमें इस हेल से बाहर निकलना है। हमारे लिए यही बिल्कुल परफेक्ट टाइम है कि हम लोग xiang liu को उसके किए की सजा दे सकते हैं। और ज़ुआंगशेन कहता है कि सिर्फ यहाँ पे मौजूद अजूरा किंग ही हेल गेट को ओपन कर सकता है और वो यहाँ से अपनी मर्जी से बाहर भी जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से बाहर जाने का कोई गेटवे जरूर है। जो ये सुनकर मेंगचुआन कहता है अगर यहाँ पे कोई गेट है तो कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। इतने में अचानक उस लावा के अंदर से कुछ सिंफुल सोल्स बाहर निकलने लगती हैं और वो सीधा ऊपर पहाड़ की तरफ जा रही होती हैं। ये देखकर ज़ुआंगशेन सिर्फ एक आइडिया लगाता है कि शायद बाहर जाने का रास्ता ऊपर माउंटेन में मौजूद है, शायद वहां पर कोई ऐसा गेट है जहां ये सब लोग जाना चाहते हैं, मगर इस माउंटेन में लगी हुई ब्लेड्स के जरिए ही ऊपर चढ़कर जाना पड़ेगा। वहां मौजूद जितने भी सिंफुल सोल्स होती हैं वो उन सोल्स के जरिए ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही होती हैं। जबकि ज़ुआंगशेन कहता है कि मैंने कहीं पे भी इस तरह के गेटवे के बारे में सुना नहीं है, मगर हो सकता है कि शायद वहां पे कुछ हो। तो मेंगचुआन कहता है कि चलो तो उस टीन डब्बे को बाहर निकलकर एक जोरदार तमाचा मारते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमें xiang liu को दिखाया जाता है जो कि एम्प्रेस के साथ मौजूद होता है और वो यहाँ पे सेंट बनने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुका था। और वो उस एम्प्रेस से कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है, अगर तुमने मेरी हेल्प ना की होती तो शायद मैं कभी भी सेंट नहीं बन पाता। तुमने मेरी खातिर न सिर्फ ड्रैगन लॉकिंग नेल्स को मेरे लिए दोबारा से फोर्क किया बल्कि तुमने ड्रैगन वेन को ढूंढने के लिए भी मेरी मदद की। अगर तुम इस सब में मेरा साथ ना देती और अपनी फैमिली के रॉयल ब्लड को यूज ना करती तो शायद मैं कभी भी ये काम अकेले नहीं कर पाता। मगर वो एम्प्रेस कहती है कि डीमन मार्शल को सर्व करना मेरे लिए सच में ऑनर की बात है। ये सुनने के बाद xiang liu उसके चेहरे पर अपने हाथ फेरता है और उससे कहता है कि मैं आज उस ट्यून को सच में बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ जो कि तुमने फर्स्ट टाइम मेरे लिए बजाई थी। हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब xiang liu के लिए उस एम्प्रेस ने खुद से एक ट्यून प्ले की थी। उस ट्यून को सुनने के बाद डीमन मार्शल को ऐसा फील हुआ था कि जैसे वो एक सेंट बन गया है। उसकी ये बातें सुनने के बाद एम्प्रेस कहती है ठीक है, मैं आपके लिए दोबारा से वो ट्यून प्ले करती हूँ। ये कहने के बाद वो भागते हुए ऊपर की तरफ चले जाती है और डीमन मार्शल xiang liu वो उस ड्रैगन को पकड़ते हुए कहता है कि जब मैं एक सेंट बन जाऊंगा तो तुम यू डायनेस्टी की एम्प्रेस नहीं रहोगी बल्कि तुम एक सेंट बन जाओगी और सब लोग तुम्हें सेंट एम्प्रेस कहेंगे। मगर लगता है कि शायद उस एम्प्रेस को ये बात हजम नहीं होती, शायद उसके माइंड में अभी भी कुछ और चल रहा था। और इस एम्प्रेस को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, ये दो डीमन किंग्स को बेवकूफ बना रही है। वो दिल ही दिल में कहती है तो आखिरकार ये सब कुछ यहाँ तक पहुंच ही गया है। इतना कहने के बाद वो उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ म्यूजिक प्ले करना शुरू करती है जो कि xiang liu को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। और xiang liu उस ड्रैगन वेन ड्रैगन को पकड़कर घसीटते हुए ऊपर की तरफ लेकर जा रहा होता है और कहता है कि आज फाइनली मैं एक सेंट बन जाऊंगा और पूरी डीमन रेस में अब पूरे 8 सेंट्स होंगे। उसके बाद फिर मेरे रास्ते की रुकावटें सारी खत्म हो जाएंगी। और यहाँ पर वो एम्प्रेस कहती है बस थोड़ा सा टाइम बाकी है। तो xiang liu वो ऊपर आते हुए कहता है कि हाँ बस कुछ टाइम की बात है। मगर इतने में अचानक ऊपर से एक पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से एक सोर्ड निकलती है जो कि xiang liu को जोर से हिट करते हुए दूर उछाल फेंकती है। और हमें दिखाया जाता है वहां पर वो अजूरा वॉरियर आ चुका होता है जिसे देखते ही xiang liu गुस्से में पागल हो जाता है और वो xiang liu से कहता है तुम एक सेंट नहीं बनोगे बल्कि तुम आज मेरे हाथों मारे जाओगे। जबकि दूसरी तरफ हम मेंगचुआन को देखते हैं, वो उस माउंटेन पर ऊपर चढ़ने के लिए उन सोर्ड्स का सहारा ले रहा था। वो सोर्ड्स बहुत ही ज्यादा
ज्यादा तीखी होती हैं, जिसकी वजह से मेंगचुआन के हाथ पर कट्स लग रहे थे, मगर वो फिर भी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। मगर हमें दिखाया जाता है उसके अलावा भी वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, और वो ब्लेड्स इतनी तेज होती हैं कि नीचे गिरने वाले लोगों की बॉडी को काट कर रख देती है। ये देखने के बाद मेंगचुआन और भी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करता है, मगर उन सोर्ड्स की वजह से उसे काफी जख्म भी लग रहे थे, और अचानक एक बंदा उसके ऊपर ही चढ़ जाता है और मेंगचुआन को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। और मेंगचुआन जो कि सीधा वापस जमीन पर आकर गिरा था, उसे अब दोबारा से खड़ा होकर फिर से वहां से ऊपर चढ़ना था। इसके लिए वो दोबारा से उस माउंटेन की तरफ भागता है, जबकि यहाँ पर अज़ूरा किंग उस मार्शल डीमन के साथ फाइट करते हुए उसे काफी तगड़ी टक्कर दे रहा होता है, मगर क्योंकि यहाँ तक कि वो शांग लियू के ड्रैगन्स तक को भी होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पर शांग लियू गुस्से में भड़क जाता है और कहता है कि मैं पिछले सैकड़ों सालों से अपनी प्लानिंग बना रहा था, मैं तुम्हारी वजह से रुकने वाला नहीं हूँ। मगर अज़ूरा किंग भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है और दोनों के बीच में काफी घमासान की लड़ाई शुरू होती है, जिसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि कौन किस पर भारी पड़ने लगा है। मगर ऐसा लगने लगा था कि जैसे डीमन मार्शल वो अभी भी अपनी पूरी पावर को यूज नहीं कर रहा। जैसे ही वो उस पर झपटने की कोशिश करता है तो अज़ूरा किंग अपनी सोर्ड उस पर जोर से दे मारता है। मगर हम देखते हैं उस सोर्ड अटैक के बाद अज़ूरा किंग खुद ही नीचे पड़ा हुआ होता है, और जैसे ही शांग लियू दोबारा अटैक करता है तो अज़ूरा किंग एक जोरदार सोर्ड एनर्जी का धमाका कर देता है, जिससे शांग लियू हवा में ऊपर जाता है और वापस से आकर उस अज़ूरा किंग के ऊपर ही आकर बहुत ही जोर से गिरता है और उसे जोरदार किक मारते हुए कहता है कि मैं तुम्हें अपने रास्ते में आने नहीं दूंगा। जबकि यहाँ पर मेंगचुआन वो उन सोर्स के जरिए ऊपर चढ़ता जा रहा होता है, और जब वो बिल्कुल पीक पे पहुंच जाता है तो ज़ुआंगशेन कहता है शायद मेरा अंदाजा गलत था, यहाँ पर कोई भी गेटवे नहीं है। मेंगचुआन देखता है वहां आसपास उस माउंटेन के कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ बादल हैं और कुछ और माउंटेन्स हैं, शायद यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। जबकि यहाँ पर शांग लियू वो अब पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार था, मगर क्योंकि अज़ूरा किंग वहां पे अब काफी जख्मी हो चुका था तो इसीलिए शांग लियू वो फौरन से उस ड्रैगन को पकड़कर घसीटते हुए ऊपर की तरफ ले जाता है, और जैसे उसे थ्रो करता है तो वो ड्रैगन फौरन से ऊपर मौजूद एक उबलते हुए फर्नेस के ऊपर जाकर गिर जाता है, जिससे उसकी बॉडी फौरन से मेल्ट होना शुरू हो जाती है और वो सारी एनर्जी अज़ूरा किंग की बॉडी के अंदर ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है, जिससे एम्प्रेस खुश होते हुए कहती है कि फाइनली अब हम लोग सक्सेसफुल होने लगे हैं। ये देखने के बाद शांग लियू भी काफी खुश होता है कि फाइनली मैं अब एक सेंट बन जाऊंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं उस माउंटेन से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है, जबकि शांग लियू वो पीछे मुड़कर देखता है तो अचानक उसे मेंगचुआन दिखाई देता है। मेंगचुआन असल में एक पिघलते हुए लावा गेट से फौरन से ऊपर निकल आता है, और उसे देखकर वो सब लोग काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुके होते हैं। और मेंगचुआन यहाँ पर अपने डिवाइन डीमन गॉड फॉर्म को यूज कर रहा था। उसे वहां पर देखकर अज़ूरा किंग भी हैरान होता है कि तुम मेरी हेल से कैसे बाहर निकल आए, आज तक कोई भी बंदा वहां से बाहर नहीं निकला। तो मेंगचुआन कहता है हाँ तुमने सही कहा था, उस माउंटेन से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि वहां से बाहर निकलने का रास्ता है ही नहीं। और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जब उन लोगों को वहां पर गेट नहीं मिला था तो उन लोगों ने डिसाइड किया था कि वो लोग हेल को ही दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, जिससे वो बाहर निकलने का रास्ता बनाएंगे। और इसके लिए उन लोगों ने सांगयुआन सोर्ड का इस्तेमाल किया था, जिससे उन लोगों ने डिवाइन डीमन गॉड फॉर्म को समन कर लिया था। मेंगचुआन तीन गॉड पावर्स को जब एक बार में ही यूज करता है तो उसके जरिए वो हेल को बीच में से ही काट देता है। मगर शांग लियू उससे कहता है कि मेंगचुआन तुमने आने में बहुत देर लगा दी है, क्योंकि अब मेरी सेंट बॉडी पूरी तरह से फॉर्ग होने वाली है। इतना कहने के साथ अचानक से उस माउंटेन से फिर से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और मेंगचुआन को अचानक अपने अंदर फिर से कुछ एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस होती है, और वो देखता है कि उसकी बॉडी के अंदर वो कॉर्प किंग्स दोबारा से अपीयर हो गए हैं। और ज़ुआंगशेन कहता है मेंगचुआन अब तुम क्या करोगे। तुम मेंगचुआन उस अज़ूरा किंग से कहता है सुनो ब्लैक आयरन मैन, क्या तुम मुझे अपनी कुछ कार्मिक फायर दे सकते हो। ये कहने के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।